आइए बातें नहीं, बोर्ड पे देखें। तो देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम किसी एक चैप्टर का नहीं है, ये ओवरऑल पूरे फिजिक्स का टॉपिक है। ये हर चैप्टर में कहीं कहीं पे आपको आएगा न्यूमेरिकल बन के, है ना। अभी जब हम लोग नहीं सीखे थे वर्क ऑफ एनर्जी में, इससे पहले भी आप देखें लॉज ऑफ मोशन में आया था। हेलो, लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग मास सिस्टम आया था। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो जरूर आपको मिला होगा। तो कल दो तीन बातें स्प्रिंग मास सिस्टम में जो काम की बातें हुई, एक था एनएलपी और एक था एमपी। बताओ, मीन पॉइंट और नेचुरल लेंथ पोजीशन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या था स्प्रिंग मास सिस्टम में? दोनों में अंतर क्या होगा? नेचुरल लेंथ पोजीशन पे क्या जीरो रहेगा? एक्स। एक्स जीरो का मतलब ना उसमें कंप्रेशन है ना उसमें एक्सटेंशन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस समय पर स्प्रिंग फोर्स जीरो रहेगा। क्यों स्प्रिंग फोर्स जीरो रहेगा? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के एक्स। एक्स ही तो एक्सटेंशन है, माइनस के एक्स। एक्स जीरो तो स्प्रिंग फोर्स क्या? जीरो। अच्छा, ये मीन पोजीशन में क्या होता है? क्या जीरो होता है? नेट फोर्स या टोटल फोर्स। अंतर समझ पा रहे हैं? यहां पर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स, सिर्फ स्प्रिंग को देखते हैं। नेचुरल लेंथ पोजीशन एक स्प्रिंग का पोजीशन है जो उसका ओरिजिनली है, जब उसको कंप्रेस या इलोंगेट नहीं करते। पर मीन पोजीशन जो है ये पूरा मोशन का एक पोजीशन होता है एसएचएम का, है ना। कि अगर स्प्रिंग मास सिस्टम कुछ इस तरीके से आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, तो ये बीच का पोजीशन जो है यही हो जाएगा मीन पोजीशन। कुछ याद आया? कल ऐसा जा रहा था। अगर ये वर्टिकल मोशन कर रहा है, मान लो ये यहां भी है, नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तब इसका मीन जो है बीच का पोजीशन होगा। ये बातें समझ पा रहे हैं? जो दोनों पोजीशन है लास्ट वाला, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सटेंशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। अब मीन पोजीशन से दोनों एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा सेम। एसएचएम इसी को एम्पलीट्यूड बोल दिया करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये पॉइंट भी हमें समझ में आया। मीन पोजीशन से जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। तो कभी आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछे, कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि मान लो एक स्प्रिंग है, मान लो एक स्प्रिंग है, उसे किसी ने कंप्रेस कर दिया, उसे किसी ने कंप्रेस कर दिया, मान लो 5 मीटर कंप्रेस कर दिया और इसको रिलीज कर दे। ठीक है, एक स्प्रिंग को 5 मीटर कंप्रेस करके रिलीज कर दिया। अब कोई आपसे पूछे कि ये मैक्सिमम स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 मीटर। समझ पा रहे हैं? और एसएचएम में इसी क्वेश्चन को पूछेगा, बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो आप बोलेंगे 5 मीटर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये यहां अगर रुकेगा नहीं, ये यहां जाएगा, ये इसका मीन पोजीशन जैसा कुछ हो जाएगा, फिर इसके आगे भी जाएगा 5 मीटर और फिर यहां आकर वापस आएगा, यहां पर ऐसा ये ऑक्सीलेट करते रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी? तो एक्सटेंशन मैक्सिमम 5 मीटर का होगा, कंप्रेशन भी मैक्सिमम कितने का होगा? 5 मीटर का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये भी हमें समझ में आया कि जितना कंप्रेशन मैक्सिमम होता है उतना ही मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है, और इसी को क्या बोल देंगे? एम्पलीट्यूड बाद में। ये बातें क्लियर है ना? ओके। दूसरी बात हम लोग क्या देखे कि जब हॉरिजेंटल स्प्रिंग मास सिस्टम होता है तो उसमें मीन पोजीशन और जो हमारा नेचुरल लेंथ पोजीशन है दोनों क्या रह जाता है? सेम रह जाता है। पर जब वर्टिकल होता है, जब क्या होता है? वर्टिकल, तो इस केस में दोनों अलग अलग रहता है। कुछ याद आ रहा है? मीन पोजीशन कहां पे होगा ये हमें खोजना पड़ेगा कि कहां पे जाकर नेट फोर्स जीरो होगा। यहां पे दो फोर्स इंवॉल्व होगा, एक नीचे की तरफ mg और एक स्प्रिंग का अपना kx। तो जहां पे ये mg और kx बराबर हो जाएगा, डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसल आउट। और जब ये एक दूसरे को कैंसल करेगा तब हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लो, बात समझ पा रहे हैं? और x की वैल्यू जो निकालेंगे वही मिल जाएगा उसकी मीन पोजीशन। मान लो kx इक्वल टू आप mg करते हो, तो x इक्वल टू हो जाएगा mg बाय k।
ये जो mg/k डिस्टेंस है, जितना भी मीटर आया, इतनी मीटर ये नीचे जाकर, इतनी मीटर नीचे जाकर इसका बनेगा मीन पोजीशन। पर मीन पोजीशन का मतलब नहीं वहां पे जाके रुक जाएगा, ये इनर्शिया कण और भी नीचे जाएगा, है ना, फिर ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ये मीन पोजीशन, इसके ऊपर mg/k और mg/k, क्योंकि जितना कंप्रेशन होगा उतना ही एक्सटेंशन होगा। कुछ समझ पाए? ये सारी बातें लास्ट क्लास किए हुए हैं, कई क्वेश्चन किए हैं। आगे बढ़े हम लोग, आपका डाउट क्लियर हुआ? यही था ना? आगे बढ़े ना? चलिए, अब देखिए, स्प्रिंग जो है ना अपने आप में एक मशीन है। स्प्रिंग अपने आप में क्या है? मशीन। आप लोग जैसे मेडिसिन के स्टूडेंट थे, अगर इंजीनियरिंग के होते तो इंजीनियरिंग में क्या बोलता है कि मशीन क्या है? मशीन का डिफिनेशन ये होता है कि जो किसी भी चीज को आसान कर दे या आपकी फोर्स को इंप्रूव कर दे, वही मशीन है ना। एक मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मैकेनिकल एडवांटेज करके टॉपिक होगा, उसमें क्या होगा कि आप 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, आपका सिस्टम उसी 2 न्यूटन को 20 न्यूटन बना दिया, तो वो सिस्टम आपके लिए एक मशीन हो गया। तो स्प्रिंग अपने आप में एक मशीन है। स्प्रिंग क्या है कि आपका फोर्स को डबल कर देता है। बहुत अजीब सुनने में लगेगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे तो ध्यान रखेंगे। स्प्रिंग आपके फोर्स को क्या कर देता है? डबल। मान लो कहीं पे 10 न्यूटन का फोर्स की जरूरत है, मुझे इसे उठाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, मैं थोड़ा आलसी हूं, मैं चाहता हूं 5 ही न्यूटन लगाऊं, उठ जाए, तो बस कुछ नहीं करना, इसमें एक स्प्रिंग लगा देना है, पुल्ली से इसे खींचना है, तो आप 5 न्यूटन ही लगाएंगे, उठ जाएगा। तो स्प्रिंग अपने आप में एक मशीन है। दिमाग में भी बैठा लीजिए, स्प्रिंग फोर्स को क्या कर देता है? डबल कर देता है। स्प्रिंग फोर्स को डबल कर देता है। आइए, अब ये सारी चीजें क्या है कि कोई थ्योरी तो है नहीं, क्वेश्चंस कर करके धीरे धीरे ठीक होगा। तो हम लोग और भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम पे ही, ठीक है। क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन करने में कंजूसी नहीं करें, आलस नहीं करें। कंजूसी मतलब आलस है आपके लिए। तो 4-5 न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लीजिए स्प्रिंग मास सिस्टम पे, जिससे चीजें आपके लिए आसान हो जाए। ओके, आइए। ये एक मास है, इसमें कांस्टेंट फोर्स लगाया गया F0, जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है जी। और दिया हुआ है कि यही इसका नेचुरल लेंथ पोजीशन है। डायग्राम बनाइए और लिखिए फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, और दूसरा लिखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्प्रिंग फोर्स, या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। एक बात बताओ, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? सोच पाते हैं? के एक्स, तो एक्स कोई कांस्टेंट चीज है क्या? नहीं है ना। स्प्रिंग तो कितना भी हर जगह, अब जैसे अभी एक्स कितना है? 0। एनएलपी पे तो एक्स कितना? 0। पर थोड़ा आगे बढ़ा होगा, थोड़ा सा एक्स हुआ होगा, स्प्रिंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, मिनिमम फोर्स कितना होगा? अभी मिनिमम तो ओरल आंसर दे सकते हैं। लो, स्प्रिंग फोर्स मिनिमम कितना होगा? 0। एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या? 0। स्प्रिंग फोर्स यही ना, माइनस के एक्स, माइनस को छोड़ो, माइनस डायरेक्शन देता है। तो जब एनएलपी होता है तो एक्स 0, तो एक्स 0 तो फोर्स भी 0, यानी मिनिमम स्प्रिंग फोर्स 0। माइनस साइन तो बस डायरेक्शन देता है। और मैक्सिमम कब होगा ये बताओ? जब एक्स क्या होगा? मैक्सिमम। के पता है ना? के क्या होता है जी? स्प्रिंग कांस्टेंट। वो तो कांस्टेंट नाम ही बेचारे। तो जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन निकालेंगे एक्स मैक्सिमम, वही वैल्यू रख देंगे तो फोर्स मैक्सिमम मिल जाएगा। पर आपको सोचना पड़ेगा कि जब एक्सटेंशन मैक्सिमम होता है या कंप्रेशन मैक्सिमम होता है, वो पोजीशन क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन। कुछ समझ पा रहे हैं?
और वहां पर भाई साहब वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जरूरत पड़ेगा ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बस इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो आंसर आ गया आपका, आ गया ना। चलिए अब मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, जो एक्सप्रेशन आ रहा है आप देखेंगे वही आपका आ रहा है या अलग आ रहा है। आइए आइए बोर्ड पे देखें, जो बच्चे कुछ नहीं किए वो भी देखिए। ओके, मुझे मालूम है ये एनएलपी से आगे जाएगा जाएगा जाएगा, कहीं पे तो जाकर ये रुकेगा, कहीं पे जाकर तो रुकेगा, जहां पे रुकेगा वेलोसिटी जीरो वही होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके बीच में कहीं क्या रहा होगा, मीन पोजीशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मीन पोजीशन इसके बीच में कहीं रहा होगा। ओके, मुझे इस सब से बातें नहीं है, मुझे मतलब है इसकी। अच्छा देखो यहां पर क्या है, एक फोर्स लगा है, तो मे भी मीन पोजीशन ये भी बन जाए, वो देखना पड़ेगा नेट फोर्स जीरो हो रहा है नहीं हो रहा। हमें तो एक्स मैक्सिमम चाहिए, तो एक्स मैक्सिमम मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ मान लो यहां से यहाँ की वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं एक्स मैक्सिमम, जो भी है इसको हटाओ, अभी मीन पोजीशन में जरूरत नहीं है, अभी उसके चक्कर मत करो। ठीक, यही है एक्स मैक्सिमम, और एक्स मैक्सिमम पर वेलोसिटी जीरो होगा, ये तो सोचने में किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स मैक्सिमम पर वेलोसिटी जीरो होगा। अच्छा, एनएलपी शुरुआत में यहां भी वेलोसिटी जीरो रहा होगा, धीरे धीरे फोर्स लगा होगा, आगे बढ़ा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां की भी वेलोसिटी क्या रहा होगा, जीरो। अच्छा, जैसे ये समझ में आया कि दो वेलोसिटी जीरो, यानी यहां से ये भी आपके माइंड में आ जाएगा यही दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, तो मीन पोजीशन यहां कहीं होगा। क्लियर है ना? तो देखो जरूरी नहीं है ना हर समय एनएलपी ही मीन पोजीशन बने, कल यही बात मैंने 2 बार 3 बार समझाया था, कुछ याद आया? ओके आगे बढ़ते, हमें क्या लगाना पड़ेगा जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, समझ पा रहे हैं? वर्क एनर्जी बाय ऑल फोर्स, कोई बात नहीं जो भी हो आप बताएंगे, मैं इधर का बताता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर जीरो, समझ पाए कुछ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, कोई दिक्कत नहीं ना। फोर्स कितना है इसमें, नॉर्मल, पर उसका क्या होने वाला है, वर्क, जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशन उसका क्या होने वाला है, जीरो। कुछ फ्रिक्शन व्रिक्शन दिया नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, स्मूथ, म्यू व्यू कुछ नहीं दिया ना, और नहीं तो लिखना है तो लिख भी लो क्वेश्चन में स्मूथ। बाकी देखो जैसे म्यू नहीं दिया आप समझ जाओ स्मूथ है। तो अब बचा कौन फोर्स वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ यही वाला फोर्स ना, क्लियर है ना? और कोई फोर्स करने वाला है क्या वर्क, सोचो, स्प्रिंग फोर्स, और कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। तो दो हो गया ना वर्क डन, वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन ऑफ एफ नोट फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स आपका अप्लाई है, ठीक है। एफ नोट फोर्स का वर्क डन बहुत अच्छे से आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आ जाइए एफ नोट इंटू एक्स मैक्स, दोनों सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव ही होगा, कोई गलती नहीं है। राइट हैंड साइड तो जीरो, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं करें, तुम याद करना है भाई, 4-5 बच्चे, इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, है ना? ओके, इनिशियल एक्स कितना, जीरो, और फाइनल एक्स कितना, एक्स मैक्सिमम, बस वैल्यू तो रखना है। ये हो गया 1/2 के, ये बेचारा खत्म, तो मैं सीधा माइनस ही लिख देता हूं, माइनस एक्स मैक्स का स्क्वायर, यही है, प्लस एफ नोट एक्स मैक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये देखो ये इनटू में है, तो ये पूरा जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा, यहां माइनस यहां पे एक साथ है ना। तो देखिए आपके लिए टर्म क्या बनेगा, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एफ नोट एक्स मैक्स, एक्स मैक्स कैंसिल हो गया, 2 उधर चला जाएगा, तो एक्स मैक्स आपका आ जाएगा 2f नोट बाय के। जरा ध्यान देखिए क्या यही एक्सप्रेशन आपका है। पार्ट बी कीजिए जरा, मैक्सिमम मिनिमम, आपको पता है मिनिमम जब x की जीरो रख दोगे मिनिमम,
मैक्सिमम, जब x की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम आप निकालिए स्प्रिंग फोर्स पार्ट बी। आइए मिनिमम मैक्सिमम निकाले ना फोर्स। मिनिमम क्या हो गया? जीरो। मिनिमम क्या हो गया? जीरो। जरा मैक्सिमम का आंसर बताओ। 2F0। क्या मिला? मैक्सिमम कितना? 2F0। आपने लगाया था कितना? इस पूरे सिस्टम में देखो एक्सटर्नल फोर्स कितना है? F0। और स्प्रिंग कितना फोर्स खुद का डेवलप कर लिया? 2F0 मैक्सिमम। यही मैं आपको समझा रहा था उतनी देर से कि स्प्रिंग ऐसी मशीन है जो डबल फोर्स जनरेट कर लेता है। आप उस पर F0 लगाकर खींचे या कुछ भी इसमें मशीन लगा दिए होंगे, इंजन लगा दिए होंगे, कुछ भी लगाए होंगे, जो इसको कांस्टेंट फोर्स कितना दे रहा है? F0। पर वो खुद से कितना फोर्स बना लिया अपना? 2F0। समझ पा रहे हैं? तो आइए मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस है, स्प्रिंग फोर्स फॉर्मूला होता है के एक्स। मैं माइनस साइन छोड़ दे रहा हूं, वो तो बस डायरेक्शन है, आप जानते हैं। तो ये मिनिमम कब होगा? व्हेन एक्स जीरो। ठीक है, यानी एफ स्प्रिंग मिनिमम हो जाएगा जीरो। और एफ मैक्सिमम कब होगा? व्हेन एक्स इज मैक्सिमम। देयरफॉर एफ मैक्सिमम जो है स्प्रिंग फोर्स वो होगा के into x maximum value at 2F0 by k. K will get cancel and F max you will get 2F0। कितना मिल गया? 2F0। सो स्प्रिंग में आपने F0 फोर्स लगाया था, ये कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का। आपने F0 फोर्स लगाया था और स्प्रिंग खुद से कितना जनरेट कर लिया? 2F0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 2F0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत सारा यूज होता है इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी मशीन में यूज होता है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए आप देखो आपके बहुत सारी जगह पेन में हर जगह स्प्रिंग लगा रहता है। इसका एक ही काम होता है, आप कम फोर्स लगाओ और काम आपको ज्यादा मिले, है ना। जो स्प्रिंग कहीं भी लगा रहता है उसमें आप जितना फोर्स लगाओगे उसका डबल मिल जाता है आपको, एग्जैक्ट डबल, मैक्सिमम। अच्छा मैक्सिमम पर मिलेगा कब? क्या हमेशा मैक्सिमम मिलेगा? नहीं, जब मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन पे हो। क्या बातें समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन पे हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, आपका जो स्प्रिंग रहता है पेन में स्प्रिंग वाला पेन यूज किए कि नहीं आप लोग? ऐसा बच्चों ने बहुत सारा किए होते हैं। वो जैसे एक बार दबा होता है, जब नीट निकला होता है, उसमें बताओ वो जो अंदर का स्प्रिंग होता है वो किस पोजीशन पे होता है? मैक्सिमम कंप्रेशन। लो, एक्स मैक्स पर है या नहीं है? उस पल वो जो फोर्स लगाएगा वो कैसा फोर्स लगाएगा? अपना मैक्सिमम, यानी कितना? जितना आप लगाओगे उसके डबल। तो आप छोटा सा ट्विंग करते हो, पूरा उसका जो इतना बड़ा उसके अंदर नीडल है वो ऊपर चला जाता है। आप एकदम हल्का सा दबाते हो, पूरा नीडल ऊपर चला जाता है। तो नीडल आपके फोर्स से गया, स्प्रिंग के फोर्स से गया? स्प्रिंग के फोर्स से गया। जितना फोर्स चाहिए उतना आपको लगाना नहीं पड़ता। वो आप गुस्सा वाले हैं उसको ऐसा ऐसा दबाते हैं, वो अलग बात है। उसको ऐसा ऐसा दबाने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा को भी दीजिए, टुई मारेगा तब भी ऊपर चला। वो तो आप गुस्सा में तो उसको एकदम ऐसा करते रहते, वो करने की जरूरत नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो स्प्रिंग फोर्स आप जितना लगाओगे उसका डबल ले लेगा और ऊपर चला जाएगा, है ना। हालांकि उसमें और भी बातें हैं, वो पहले से कंप्रेस है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, धीरे धीरे कंसेप्ट आते जाएगा। अभी सिर्फ फोर्स का कंसेप्ट आया तो मैं फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। बस समझ पा रहे हैं? स्प्रिंग एक ऐसा मशीन है जो अपने अंदर एनर्जी भी स्टोर करता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, हो गया ना। अब देखो इसका यूज समझाते हैं, कितना खतरनाक खतरनाक यूज है इसका। देखियो, जैसे मान लो अभी आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर सिर्फ ये पॉइंट आपको याद है, सिर्फ ये पॉइंट याद है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। जैसे ध्यान से देखो,
अगर आपसे कोई बोले, ये क्वेश्चन दे दे, बोले कि मिनिमम एम का वैल्यू बताओ, इस एम का मिनिमम वैल्यू ऑफ एम फॉर लिफ्टिंग 10 kg ब्लॉक। मेरा काम है ये 10 kg किसी तरीके से लिफ्ट हो जाए, किसी तरीके से थोड़ा हिल जाए, ऊपर चला जाए, तो ये यहां पर कितना मास मिनिमम रखे? सोचो, बिना कुछ लगाए हुए आपको सिर्फ ये बात सोचना है जो अभी समझाए थे। जितना आप फोर्स लगाओगे उसका डबल फोर्स स्प्रिंग बना देगा। बताओ 10 kg को उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए? वो सब छोड़ो क्वेश्चन, मैं यहां समझाता हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये देखो 10 kg है, ये क्या है 10 kg। आप मुझे बताओ एफ मिनिमम कितना चाहिए इसको उठाने के लिए? कुछ याद आ रहा है? एम को उठाने के लिए कितना चाहिए? एम जी 1000 बार समझाए, क्या आप नहीं समझे? तो ये इसको उठाने के लिए कितना चाहिए? एम जी मतलब 100, समझ पा रहे ना? मिनिमम कितना चाहिए? एम जी 10 × 10 100। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही ये जो एफ मिनिमम है, ये इसको उठाने वाला यहाँ पे कौन होगा? स्प्रिंग फोर्स। कौन होगा? स्प्रिंग फोर्स। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे आप चाहते हैं स्प्रिंग में 100 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो, तो आपको मिनिमम कितना देना है? 50 न्यूटन। आपको कितना देना है? आप 50 दोगे, वो डबल बना देगा, अभी सीखे ना? तो 50 बनाने के लिए यहां पर कितना देना पड़ेगा? 5 kg। समझ पा रहे हैं? तो एम मिनिमम आप 5 kg दीजिए, फिर भी ऑब्जेक्ट पता चलेगा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब पूर्ण, हालांकि इसको कई तरीके से बना सकते हैं। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। सिंपल इस पूरे को टेंशन मान के भी, वर्क ऑफ एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से, और जो हम लोग एफबीडी बना के करते थे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं। आज मैंने आपको तीसरा तरीका समझाया, ओरल कैसे सॉल्व करेंगे। तो जहां पे भी स्प्रिंग दिखेगा इस टाइप की बातें कर सकते हैं। नोट करके लिख लीजिए, आप अपनी भाषा में उसका एक्सप्लेनेशन चाहो लिख लेना। अब देखो, जहां पर जो सबसे शॉर्टेस्ट है उस चीज को हम ना हैबिट में डाल लेंगे, उस चीज को हैबिट में डाल लेंगे। अब फिर ये माइंड में नहीं सोचेंगे चलो दूसरे तरीके से सॉल्व करते, नहीं, आप जानते हैं दूसरे तरीके से और ज्यादा टाइम जाएगा। आइए इसे जल्दी से अच्छे से नोट करें। एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं इसी कंसेप्ट पे, एक दो क्वेश्चन आप आंसर देंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो ओरल हो गया, कहीं कहीं पे थोड़ा सा आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, पर ये बहुत ही काम का कंसेप्ट है कि आप जितना फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग उसको डबल कर देगा, या स्प्रिंग फोर्स का जितना जरूरत है उसका आधा आप लगाइए, स्प्रिंग फोर्स दे देगा उतना। आइए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। करें, ठीक, देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है। बोला इस एम की मिनिमम वैल्यू बताइए इस 2 kg को ऊपर मूव कराने के लिए, है ना? मिनिमम वैल्यू ऑफ एम टू मूव 2 kg अपवर्ड। देखो क्वेश्चन में बस जो काम की चीजें हैं मैंने वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ओरिजिनल क्वेश्चन में सारा लैंग्वेज मिलेगा, अब वर्ड ये सारी बातें ब्लॉक। तो अब आपको बताना है कि m की मिनिमम वैल्यू कितना होगा ताकि 2 kg ऊपर चला जाए। अच्छा, इसमें ना कुछ कुछ चीजें दिया हुआ है, जैसे ये जो सरफेस है रफ है, जिसकी फ्रिक्शन है 0.5 k है। अच्छा k नहीं दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन है 2 kg ये एकदम। आइए, म्यू इसलिए दे दिया ताकि आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट ना करें, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं करें। देखिए सॉल्व आपको करना है, मैं एक सेकंड बस आपके साथ एक अप्रोच डिस्कस करता हूं कि शुरुआत आप कैसे करेंगे। मुझे बताओ
इस 2 kg को ऊपर ले जाने वाला यहाँ पे फोर्स कौन होगा? क्या फ्रिक्शन फोर्स होगा? नहीं, फ्रिक्शन तो नीचे लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? ले जाने वाला कौन फोर्स होगा? स्प्रिंग। समझ पा रहे हैं? तो स्प्रिंग फोर्स इसको ले जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ये पता करेंगे कि इसको ऊपर ले जाने के लिए मिनिमम स्प्रिंग को कितना फोर्स लगाना है। स्प्रिंग का कितना आएगा उसको छोड़ दो, kx वगैरह छोड़ दो। आप सोचो यहां पर कितना फोर्स मिनिमम लगाने से ये ऊपर चला जाएगा। ये तो निकाल सकते ना? तो निकाल सकते। जब पता चल गया जितना लगाना पड़ेगा उसका आधा यहां लगाएंगे। समझ पा रहे हैं? उसका आधा यहां लगाएंगे। क्लियर है? चलिए, पहला स्टेप आप ये पता कीजिए कि स्प्रिंग को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। स्प्रिंग होता है या कोई आदमी ही होता? मान लो यहाँ पे कोई आदमी होता, इसको खींचता खुद से हाथ से, तो उसको मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ता ऊपर ले जाने के लिए? ये निकाल के मुझे बताइए। मिनिमम आप पहला स्टेप सिर्फ मुझे बता दीजिए, 2 kg को मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए, बस इतना। आगे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कितना? 12 न्यूटन। देखिए, ऊपर ले जाने के लिए 12 न्यूटन। आप लोग भी बताइए जी, बोली लगाओ जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन क्या है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन ये, अब मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। एफ मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मिनिमम कितना फोर्स लगे ताकि ये ऊपर जाए। एक आंसर 12 न्यूटन। 20। देखिए, एक दूसरा थोड़ा अमीर आदमी से मुझे मुलाकात हुआ, 20 न्यूटन का। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नहीं आया? चलिए, 20 न्यूटन सही है। 12 न्यूटन में आप कुछ छोड़ दिए होंगे। आइए देखते हैं। देखिए, मुझे बताओ, इसका एफबीटी अगर बनाएंगे तो कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है यहां पर? एक तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इधर कितना? म्यू एन, यानी 0.5 इंटू एन। अब एन खोजना अपनी मजबूरी हो गया, तो एन तो हमें पता है ऊपर लगेगा एन, पर किसके बराबर होगा जी? एम जी कॉस थीटा। क्लियर है ना? ये तो होगा एम जी 2 इंटू 10 कॉस 37। आपको याद है? 4/5। देखो, ये हो गया 2, तो कितना हो जाएगा जी? 16। तो n का वैल्यू 16, यानी 0.5 इंटू 16, यानी कितना? 8। यानी आपको ये पॉइंट क्लियर है, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा 8 न्यूटन। अब बताओ, इसको ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ फ्रिक्शन ही रोकने वाला है और भी कोई रोकने वाला है? mg। mg कौन सा mg? mg साइन थीटा, यानी कि साइन 37। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसकी वैल्यू कितना होगा? m2 g10 और साइन 37 3/5। समझ पा रहे हैं ना? 5 2 जा 2 2 4 इंटू 3 12। आप फ्रिक्शन को छोड़ दिए थे, हमें लगता है 12 न्यूटन सिर्फ देखे थे। ये 12 और प्लस 8, ये दोनों मिलकर नीचे लग रहा है। क्लियर है? तो ऊपर ले जाने के लिए मिनिमम कितना? 20 न्यूटन। समझ पा रहे हैं ना? इसको ऊपर मिनिमम कितना देना पड़ेगा? 20 न्यूटन। अब मुझे बताओ, ये 20 न्यूटन है, केजी नहीं है भाई, 20 न्यूटन है। 20 न्यूटन फोर्स यहां जनरेट करने के लिए कितना मास चाहिए? आपको कितना फोर्स लगाना है पहले ये बताओ। 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना है? तो 10 न्यूटन के लिए कितना मास लगाओगे? एम का वैल्यू कितना लोगे? जी तो ऑलरेडी 10 है, 1। समझ पा रहे हैं ना? यानी मिनिमम मास कितना? 1 kg। 1 kg लगाएंगे 2 kg ऊपर जाएगा। ऑब्वियस सी बात, स्प्रिंग डबल कर देता है, वही तो मैं समझा रहा था, स्प्रिंग डबल कर देता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप जब एफ मिनिमम, पहला स्टेप में तो एफ मिनिमम अच्छे से आप निकाल लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे कैसे कैसे आया। 20 न्यूटन है ना? देयरफॉर यहां पर जो हमारा अप्लाइड होगा mg, यही है ना अप्लाइड फोर्स जो हमें लगाना है। ठीक है? तो mg का वैल्यू हमें चाहिए 10 न्यूटन। उसका आधा, मुझे आधा ही लगाना पड़ेगा, यानी m इंटू जी का वैल्यू 10 इक्वल टू 10। 10 से 10 कैंसिल, यानी m का वैल्यू 1 kg ही चाहिए। तो 1 kg ही हमें देना पड़ेगा।
लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के बाद पूरी फिजिक्स जब भी आए तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि आप सारा फोर्स सोचें, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। फोर्स तो गिना चुना है, जहां पे भी सरफेस है, सरफेस के कारण कितने टाइप का फोर्स, दो, कौन कौन सा, नॉर्मल और फ्रिक्शन। अगर म्यू नहीं दिया है, स्मूथ लिखा है तो फ्रिक्शन को छोड़ देंगे, दिया है तो लेना ही पड़ेगा फ्रिक्शन, और नॉर्मल तो लेना ही। अब प्लस स्प्रिंग है तो टेंशन है, स्प्रिंग है तो फ्रिक्शन, सॉरी स्प्रिंग का फोर्स, और mg एक ग्रेविटेशन तो हमेशा होता ही। क्लियर है ना? तो आपसे कोई फोर्स छूटना नहीं चाहिए, ये सब तो अब आपके लिए ब्लंडर कहलाएगा। इतना फिजिक्स सीखने के बाद अगर आप कोई फोर्स छोड़ दे रहे हैं तो आप ब्लंडर कर रहे हैं ऐसा। चलिए आगे बढ़े ना। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, आपको बताना है आंसर, आपको बताना है आंसर। ओके देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है बताओ मिनिमम, वर्ड में चाहो तो यही लिख देंगे, मिनिमम फोर्स का वैल्यू कितना होगा ताकि ब्लॉक ए मूव करे। एफ मिनिमम मैं लिख ही देता हूं, फाइंड एफ मिनिमम सो दैट ब्लॉक ए मूव, ब्लॉक ए को मुझे मूव कराना है, बी को नहीं। पहले बताओ बी पे फोर्स लगाने से ए मूव होगा क्या, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा भाई? स्प्रिंग से जुड़ा, इसको खींचते जाओगे क्या होगा? मान लो आप बाहुबली ने स्प्रिंग ही नहीं तोड़ दो, वो अलग बात है, तो क्यों नहीं आगे जाएगा? जाएगा ना जी इसको खींचने से। तो बोल रहा है बाहुबली नहीं बनाना है, मिनिमम फोर्स लगाना है, इंटेलिजेंट बनना है। मिनिमम फोर्स कितना लगाएं ताकि वो मूव कर जाए? तो एक बात बताओ, ब्लॉक ए को मूव कराने वाला कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जितना लगेगा उतना लगाओगे, उसका आधा आप लगाओगे, आधा लगाएंगे तो बस कुछ भी काम नहीं। बस पहला स्टेप आपको ये सोचना है यहाँ पे कितना चाहिए इसको आगे ले जाने के लिए, उसका आधा आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, हर क्वेश्चन कहीं से कुछ भी घुमाए पैटर्न वही रहेगा। सिर्फ ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाए कि स्प्रिंग डबल फोर्स बना देता है, आप जितना देते हो स्प्रिंग उसका डबल फोर्स बना देता है। चलो ये सब बात छोड़ो, मुझे बताओ मिनिमम फोर्स, मिनिमम कितना लगा दे इसको आगे ले जाने के लिए? 2 mg, म्यू mg, मिनिमम कितना लगा दे? म्यू mg। एक भाई साहब बोल रहे हैं म्यू mg, क्या ये सही है गलत है बताओ जल्दी? इसको आगे ले जाने के लिए मिनिमम फोर्स म्यू mg होगा, सही है या गलत है? भाई कैसी बातें कर रहे हो? देखो इसको आगे ले जाओगे तो पीछे रोकने वाला फोर्स कौन है? फ्रिक्शन ही है ना जी, फ्रिक्शन यही ना, म्यू एन, एन नहीं समझ में आ रहा, mg है यहाँ पे। तो क्या बेचारा इतना अच्छा तो आंसर दिया, पहली बार तो तुम सही सही आंसर दिया, आप लोग ऐसा कुछ बोल ही नहीं, तो क्या दिक्कत है? जितने इधर रोकने वाला यही है ना म्यू mg, तो आप भी आगे क्या लगाओगे? आपने मतलब स्प्रिंग लगाएगा म्यू mg, तो आप स्प्रिंग को कितना दोगे? म्यू mg बाय 2, यही आंसर होगा। क्या दिक्कत है इसमें? अगर वैल्यू देता तो आंसर आ जाता। एक क्वेश्चन करते हैं, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखो जरा, मिटाऊ ना, ये सारा क्वेश्चन देख रहे हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, ना ज्यादा कैलकुलेशन टाइम लगेगा ना कुछ। अदरवाइज अगर लॉज ऑफ मोशन से ये सारी चीजें करोगे तो इसका एफबीडी बनाओगे, इसका एफबीडी बनाओगे, बहुत सारा टाइम जाएगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए
देखो जी, एक मास है 5 kg का, एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, यही इसका नेचुरल लेंथ पोजीशन है। एक फुटबॉलर यहाँ पे आता है और वो भाई साहब एक किक मारता है उसको किसी तरीके से, समझ पा रहे हैं? कुछ फुटबॉल वगैरह ऐसा टुई मार दिया, उसका टुई इतना खतरनाक था, ये बेचारे के पास टुई फोर्स वेलोसिटी आ गया। कितना वेलोसिटी आ गया? √12/5 मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे नहीं जाएंगे। ये सरफेस फ्रिक्शन वाला है, 0.1 इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? आपसे पूछा है कि एक्स मैक्सिमम कितना होगा, फाइन, मैं ऐसा लिख देता हूं, मैक्सिमम कंप्रेशन। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी यूज कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको क्या है, हर साल 50 क्वेश्चन बनाना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? और सेम क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए, नियम है कंपटीशन का, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते आप। अब क्वेश्चन और सिलेबस तो फिक्स है इतने सालों से, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज सिर्फ बदलता है। बातें समझ पा रहे हैं ना? अब मैक्सिमम कंप्रेशन को कुछ भी बोल सकता है ना, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा पॉसिबल, फुटबॉल कितना आगे जाएगा, या 5 kg ब्लॉक कितना आगे जाएगा, ऐसा कुछ भी बोल दे, आप चीजें समझ पा रहे हैं। इसीलिए बोर्ड का क्वेश्चन के साथ साथ ओरिजिनल क्वेश्चन घर पे जरूर प्रैक्टिस करना, उससे आपका लैंग्वेज क्लियर होगा और जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत डालना पड़ेगा। 6 लाइन 7 लाइन का फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़कर उसमें काम की चीजें निकालने आना, और ये सारा प्रोसेस 5 से 10 सेकेंड में करना है। 40 सेकेंड में तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, 20 सेकेंड क्वेश्चन ही थोड़े पढ़ते रह जाओगे। किसी भी क्वेश्चन को स्कैन करना है तो वो कैसे आएगा, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब। क्वेश्चन देखेंगे आंखों से स्कैन आ जाएगा, अच्छा इसमें ये गिवन काम की चीजें हैं। पहले बताओ अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम सीखे थे, आपके जीवन में क्लैरिटी आ गया था ना, जीवन का लक्ष्य क्लियर हो गया था, याद है कुछ? किसी भी क्वेश्चन में आने पे हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे बस। इस बार तो वैल्यू आ जाएगा, और इस बार वैल्यू खतरनाक आएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि देखो स्प्रिंग फोर्स के एक्स स्क्वायर, समझ पा रहे हैं ना, हाफ के एक्स इनिशियल एक्स फाइनल, तो वहां पे स्क्वायर आएगा। जब भी स्प्रिंग और फ्रिक्शन एक साथ आए और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर ही बनेगा। देखो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे रहा हूं, आप लोग चेक करना वहां तक पहुंचे हो या नहीं। सही सही, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स मतलब वही मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आप लोग पहुंचे हैं? तो यहां तक ही नहीं पहुंचे तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, और यहां तक पहुंच गए तो एक्स की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत? क्या आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ये भी बताना है। देखो कहां पे मिस्टेक हो रहा है, जल्दी करो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए ना जी, कितना फोर्स है वर्क करने वाला यहाँ पे, कितना फोर्स है वर्क करने वाला जी? 2, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन। क्लियर है ना? वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। जब मुझे बहुत ध्यान समझाओ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा, वेलोसिटी फाइनल कितना होगा, समझ पा रहे हैं ना? मैक्सिमम पे 0 हो जाता है, तो फाइनल तो 0 है, पर इस बार इनिशियल 0 नहीं, इतना है।
ये वाला टर्म तो हो गया हाफ, सॉरी हाफ क्यों, यहां पे देखो एक सेकेंड, पहले इधर का बातें करें स्प्रिंग फोर्स में। ठीक है, स्प्रिंग में देखो हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, और स्प्रिंग फोर्स तो हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन तो आप माइनस में निकालना पड़ेगा। देखो मान लो कहीं पे जहां पे भी, ध्यान समझो, जहां पे भी आया हो, मान लो यहां पे आके ये रुका होगा और यहीं पे वेलोसिटी इसका 0 हुआ होगा, ये पूरा यहां से यहां तक x हो गया, तो ये बॉडी जब इधर आ रहा था तो फ्रिक्शन किधर लगा होगा, अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ पा रहे हैं? तो ये प्लस लेंगे या माइनस, माइनस, समझ पा रहे हैं ना? तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू एक्स, एक्स हम माने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो इंटू सीधा हो जाएगा 12/5। देखिए एनएलपी से शुरू हुआ है तो इनिशियल तो ये भी 0 ही है, ये देखिए क्या बन गया, हाफ के का वैल्यू है 2 और माइनस एक्स फाइनल का वैल्यू वही एक्स स्क्वायर, समझ पा रहे ना, फाइनल एक्सटेंशन, माइनस फ्रिक्शन को लोगे म्यू एन, तो म्यू का वैल्यू 0.1 और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg ना हो जाएगा जी, तो 5 इंटू G10 इतना इंटू एक्स। अच्छा ये देखो 1/2 मास का वैल्यू है 5 और ये 12/5, ठीक है ना? अभी सबको सॉल्व कीजिए, +1 एंड -6, एक्स की वैल्यू 2 आएगा, 1 और -6 ऐसा कुछ। अब देखो दिक्कत क्या है सर, इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? देखो आंसर दोनों सही है, आंसर दोनों सही है, पर हमारा आंसर अभी 1 होगा, अभी अपना आंसर क्या होगा, 1। ये सही है कि -6 जो है ये भी एक्सटेंशन होगा। एक्चुअल में आपने जो इक्वेशन बनाया ना, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में निकल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगा, तो आंसर है 2 बार, एक बार x की वैल्यू 1 पर, एक बार x की वैल्यू -6 पर। अब -6 क्या है, -6 है, शुरुआत में वेलोसिटी इधर था, शुरुआती मोशन इधर था, तो अभी के लिए आपको यही डायरेक्शन आपका क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक मिनट बोर्ड पे ध्यान दो, अभी आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन कौन है, यही डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी इधर जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से 1 मीटर बॉडी आगे जाएगा, ध्यान समझो, यहां से बॉडी 1 मीटर आगे जाएगा, यहां रुकेगा, ये हो गया मैक्सिमम कंप्रेशन, पर रुका हुआ तो नहीं रहेगा, फिर वापस भी तो जाएगा, वापस यहां से बढ़कर जाएगा 7 मीटर तक, वापस यहां तक, कहां तक जाएगा, यहां से 7 मीटर, यानी यहां से 6 मीटर और 6 मीटर और जाकर फिर से रुकेगा। समझ पा रहे हैं? तो एक एक्सटेंशन ये बनेगा, एक एक्सटेंशन ये बनेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया ना, मैथ है, मैथ को तो एक इक्वेशन मिलता है, इसका कंडीशन मिला कि कहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो उसने 2 आंसर निकाल कर दे दिया। पर क्वेश्चन बोला था कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो यहां से कितना मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, 1 मीटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑप्शन में अगर दोनों भी रहेगा 1 मीटर और -6 मीटर, पर आप आंसर देंगे 1 मीटर। 6 मीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। देखो यहां पे जब क्वाड्रेटिक ने 2 आंसर दिया, इसके बाद मेरा काम है फिजिक्स का कि दोनों आंसर में सही आंसर कौन सा। ऑप्शन में अगर दोनों भी है तो आप एक ही चूज करोगे, कौन सा। क्वेश्चन क्या पूछा, मैक्सिमम कंप्रेशन। ये जो 1 मीटर प्लस आया ना, आपने इस डायरेक्शन में शुरुआत सब कुछ लिया, यानी प्लस ये डायरेक्शन है आपका, तो यहां से 1 मीटर ही कंप्रेस होगा, तो आंसर फिर -6 मीटर क्या है, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन। एनएलपी से 6 मीटर उधर जाने के बाद एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पर फिर से वेलोसिटी 0 होगा। वेलोसिटी 2 बार 0 होता है, ये जानते ही हम लोग, समझ पा रहे हैं। पर वो पॉइंट क्या होगा, एक्सटेंशन। वो पॉइंट कौन सा होगा, एक्सटेंशन। क्या बात समझ पा रहे हैं?
अगर इसी क्वेश्चन बोलता बताओ मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, तब आंसर आपका होता 6। नहीं नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं, यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे एक एक्सटर्नल किक ऐसा दिया है ना, तो यहां से आप ऐसा रिलीज करके छोड़ते ना, रिलीज करके छोड़ते तो उतना ही होता। समझ पा रहे हैं? मीन पोजीशन अभी कहीं और आएगा, मीन पोजीशन से ये नहीं है ना, एनएलपी से बात हो रहा है। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी देखो एक और डाउट हुआ ना, बहुत ध्यान समझिए। अभी मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आ रहा है, 1 मीटर, और इधर कितना जा रहा है, 6 मीटर। आपके मन में ये डाउट आ सकता था ना, हम लोग तो सीखे जितना कंप्रेस होता है उतना एक्सटेंशन होता है, पर वो कहां से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। यहां ये कौन सा पोजीशन है, एनएलपी, एनएलपी कहीं और, मीन पोजीशन कहीं और रहा होगा। इसका क्या बात समझ पा रहे हैं? चलिए फिर भी अब थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन कोशिश करते हैं। आ जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं स्प्रिंग को त्याग दिया, अब छोड़ दो, स्प्रिंग आएगा ही नहीं। दूसरे प्रोफाइल में चलते हैं, मिसलेनियस में थोड़ा आ जाओ, आ जाओ, एक मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए और आंसर आ गया, बस देखो जरा, बस एक दूसरे के देखोगे तब नहीं आएगा आंसर, क्वेश्चन को देखना है। लो इधर उधर नहीं देखना भाई, फिर से इधर उधर देख रहा है, इधर देखो। चलिए पहले तो ये डायग्राम बनाइए, कुछ कुछ कहानी समझ जाइए डायग्राम बना के। एक सर्कुलर ट्रैक है, दिख रहा है सर्कुलर ट्रैक, यहां से एक मास को रिलीज कर दिया, एक मास को ले गया छोड़ दिया, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड, पहले बना लीजिए डायग्राम बना लीजिए। ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का नहीं है तो आपका लॉज ऑफ मोशन का, पर अभी वर्क एनर्जी थ्योरम सीखे इसीलिए यहां पे कर रहे हैं हम। चलिए लिखिए, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक एम, फाइंड normal reaction acting on block M at point B, at point B, B पॉइंट पे, यानी जब ब्लॉक B पॉइंट पर होगा उस पॉइंट पर ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है ये निकालना है। अब जो अननोन आएगा ना, यहीं पे देखो फिजिक्स का अप्रोच, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, अब देखिए फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे, अब जो आपको लगेगा वो चीज फाइंड करना है, उसके लिए फिर सोचेंगे और क्या लगा सकते हैं, पर वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगाना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, फिर भी आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे तब आप सोचोगे और एक इक्वेशन क्या बनाए, कहां से बनाए, वो सेकेंडरी मैटर आएगा। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए जल्दी। एक यहां कोई पॉइंट मान लो, स्टार्टिंग से बी तक, यहां से यहां तक भी लगा वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा फोर्स कौन कौन सा है बताओ, अच्छा इनिशियल जीरो काइनेटिक एनर्जी, इसमें तो किसी की दिक्कत नहीं। ओके आ जाइए, कौन कौन सा फोर्स, नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल का तो कोई मतलब नहीं होने वाला है, और कौन सा mg, मतलब ग्रेविटेशन, और भी कोई फोर्स है नहीं ना, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नॉर्मल का वर्क डन क्या होता है जी, जीरो, नॉर्मल का वर्क डन क्या होता है, ये तो जीरो लोगे ना, नॉर्मल लाओगे कहां से। ओके ये देखो वर्क डन mg क्या हो गया, mg, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना, ए से बी का मुझे यहां से निकालना है। देखो मैं कहां से कहां तक लगा रहा हूं, मानो ये है ये बी है, यहां से यहां तक, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना, आर, समझ पा रहे ना। तो mg r शुड बी इक्वल टू हाफ
एम वी स्क्वायर, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एम से एम कैंसल, ये 2 इधर चला गया, 2GR इक्वल टू वी स्क्वायर। लो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां से चलो वी स्क्वायर का वैल्यू आपको पता हो गया, पर बोलोगे ये क्या पता हो गया, मुझे तो पता करना क्या था, नॉर्मल। तो नॉर्मल पता करने के लिए वी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे पता चला? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से ही निकला। आइए, हो गया ना? चलिए, तो मुझे एक बात समझ में आया, देखो इसका नाम कुछ रख देता हूं, इतनी का मास मैं नाम रख देता हूं, मान लो M1, और इसका इसका मास का नाम मैं रख देता हूं M2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बताओ यहां नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, M1G। हेलो, क्लियर है ना? और इधर इसको रोकने के लिए क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। क्लियर है? तो मैं ना थोड़ा इसको फिर से बना रहा हूं, यहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। इस सिस्टम को समझने के लिए बहुत छोटा चीज बना देते हैं, ये पूरे को ना मैं एक छोटा सा मास बना देता हूं, जो मास आपका M2 है, ठीक है ना? और इसको नीचे ऐसा मान लो, और ये मास आपका क्या है, M1, ठीक है ना? ये बस आपको समझाने के लिए ये मैंने बनाया कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आपको दिखे, ये सब एक ही है। तो इसको नीचे जो फोर्स लग रहा है M1G, और इसको रोकेगा कौन, इधर वाला, क्या नाम रहेगा उसका, म्यू, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, M2G। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये दोनों बराबर करेंगे ना, म्यू M2G इक्वल टू M1G, जी से जी कैंसर, तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा, M1 बाय M2। अब आपको वैल्यू निकालना है M1 M2 होगा कितना, एकदम बेसिक यूनिटी मेथड याद है कि मैथ का सबसे बेसिक। अगर पूरे L लेंथ का मास M है, L लेंथ का मास M है, तो L/3 लेंथ का मास कितना होगा, M/3। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M/3 डिवाइडेड, पूरे L लेंथ का मास M है, तो 2/3 L का कितना हो जाएगा, 2/3 M। क्लियर है ना? ये हो जाएगा 2/3 M। क्लियर है? M/3, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं, ये उल्टा हो जाएगा, 3/2M, 3 कैंसिल हो गया, M कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/2 यानी 0.5। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए, 0.5। 0.5 फ्रिक्शन तक दोनों बराबर होगा, इससे ज्यादा फ्रिक्शन देंगे तब वो रोके रहेगा। तो मिनिमम इतना हो, इससे ज्यादा जितना भी हो चलेगा। क्या अप्रोच क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन से दो बात सीखे कि पूरा एम नहीं लेना है, जितना हैंगिंग पार्ट होगा उतना ही mg के लिए लेना है, नॉर्मल के लिए भी जितना सरफेस के कांटेक्ट में उतना ही नॉर्मल लेना है। आइए मेन पार्ट जो इसका पार्ट बी, ये तो पार्ट ए आसान सा था, पार्ट बी में वर्क का कंसेप्ट थोड़ा सीखेंगे अच्छा सा। लिखिए पार्ट बी, लिखिए इसी क्वेश्चन का, पार्ट बी लिखिए इसी क्वेश्चन का जरा, अच्छा सा क्वेश्चन है। आज इसे करके छोड़ दूंगा, ये लास्ट है, फिर कल हम लोग इंटरनल फोर्स का वर्क डन शुरू करेंगे, अभी सब तो सारे एक्सटर्नल फोर्स था। लिखिए इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, if coefficient of friction is 0.25, अब जरा ध्यान से देखकर बताओ, क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट कराता हूं। 0.25 अगर फ्रिक्शन होगा तो चेन रुका हुआ रहेगा, नीचे स्लिप करेगा, रुका हुआ रहेगा, स्लिप करेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? ये तो मिनिमम निकाले थे ना, इससे कम में नहीं रुकने वाला, इससे ज्यादा हम रुकेगा। क्लियर है ना? तो 0.525 है यानी स्लिप करेगा। तो बोल रहा है पूरा चेन जब गिर जाएगा उतने में कितना वर्क डन करेगा फ्रिक्शन। क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25 देन फाइंड वर्क डन, देन फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, work done by friction force when chain slip completely,
चेन स्लिप कंप्लीटली फ्रॉम टेबल। यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, डायरेक्ट फ्रिक्शन का निकालना, फ्रिक्शन फोर्स का लगा दो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सीधा निकाल दीजिए। बहुत ध्यान से देखो, पहले फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जरा सोचो। एक बात बताओ, आप जब वर्क डन निकालोगे किसी भी चीज का वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां डिस्प्लेसमेंट ही एक जैसा नहीं है, आप खुद से सोचो, जहां पे भी जमीन रहा होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इस चेन का ये हिस्सा, चेन का ये हिस्सा और चेन का ये हिस्सा, क्या तीनों बराबर डिस्प्लेसमेंट करेगा क्या? समझ पा रहे हैं? ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगी, इतना दूर इधर भी चलना पड़ेगा। लो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको तो इतना ही चलना पड़ेगा, इसको इतना ही चलना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, फ्रिक्शन का काम कब तक होगा? इतनी दूर तक ही। एक बार नीचे आ गया तो फोर्स ही फ्रिक्शन जीरो हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो नीचे कहां तक जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है ये सारा चेन को यहीं तक का डिस्प्लेसमेंट हमें जोड़ना है। तो जो कॉर्नर वाला है उसका तो डिस्प्लेसमेंट जीरो माना जाएगा, क्योंकि तुरंत इसको लीव कर देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये कितना, ये लास्ट कॉर्नर वाला कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? 2L/3। इसको तो इतना लेंथ चलना पड़ेगा, बीच वाला थोड़ा कम चलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं? तो अभी तक आप वेरिएबल फोर्स देखते थे, या वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो इस टाइप में क्या करोगे, जब कुछ भी नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? कैलकुलस यूज करते हैं। तो छोटा सा कोई पोर्शन इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा पोर्शन सिलेक्ट किए, मान लो ये पोर्शन है dx, ठीक है। इस छोटे से पोर्शन का आप निकालोगे वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, लाइट क्यों चला गया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, चलो इसे करके छोड़ देंगे, 2 मिनट दीजिए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन, अच्छा जब छोटा सा लेंथ लेते हैं ना उसका टेक्निकल नाम है एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट बोलते हैं उसको, है ना। मैथ में आपको ये एलिमेंट वर्ड सुनने को मिलेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन एलिमेंट्री पोर्शन dx, सिर्फ dx पोर्शन का कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग इसका नाम dw दे दे रहे हैं वर्क डन का। देखिए आप लोग कितने मेहनत से पढ़ रहे हैं, तुरंत लाइट आ गया, ऐसा ही पढ़ते रहिए। तो dw इक्वल टू छोटा सा वर्क डन dw, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस छोटे से पोर्शन पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और माइनस साइन के साथ। क्लियर है ना मेरी बातें? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो निगेटिव वर्क ही करेगा, इनटू इस छोटे से पोर्शन का जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds मान लो इसमें। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रहा है? अब टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे को क्या करोगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा यहां पर एक मिस्टेक होगा, क्यों? देखो ये dx माने ना, तो इसको भी x मानना पड़ेगा, इससे ना एक s और एक में गड़बड़ हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मान लो छोटा सा x किया है। ओके, अब आइए dw इक्वल टू इस fr का वैल्यू कितना होगा? माइनस म्यू, म्यू तो एक कांस्टेंट होता है हर जगह से, पर n डिपेंड करता है, इतना बड़ा लोगे तो n अलग होगा, क्योंकि n इक्वल टू mg होने वाला है। तो अभी n इसका छोटा सा n लिए, मान लो इसमें छोटा सा n dn लग रहा है ना। तो म्यू इंटू dn इंटू x, ओके। तो माइनस म्यू, और dn का वैल्यू कितना होगा? dn का वैल्यू ध्यान समझो, मान लो ये जो छोटा सा लेंथ dx था, बहुत ध्यान समझना, इसका fbd बनाओगे तो ऊपर की तरफ dn इस पे नॉर्मल लगा, और इसका नीचे की तरफ एक मास भी तो लग रहा होगा, इसका mg। मान लो इसका छोटा सा dm मास है इंटू g। क्या मेरी बात क्लियर है? तो n का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? dn का वैल्यू dmg, कहीं पे कोई दिक्कत? इंटू x,
और ये है डी डब्ल्यू वर्क डन। फिर से बहुत ध्यान समझना। अब डीएम का वैल्यू निकालना है। डीएम का वैल्यू कैसे निकलेगा? यूनिटी मेथड। बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरे एल लेंथ का मास कितना है? कैपिटल एम। हेलो, एल लेंथ का मास कितना है? कैपिटल एम। तो वन लेंथ, 1 मीटर या कुछ भी होता है, उसका मास कितना होता है? एम बाय एल। समझ पा रहे हैं? 10 पेन का प्राइस 100 रुपीज, तो वन का कितना? 100/10। एल का मास एम, तो वन का कितना? एम बाय एल। पर मुझे कितने का मास चाहिए? डीएक्स लेंथ का। तो देयरफॉर डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा? एम बाय एल इंटू डीएक्स। क्लियर है ना? तो यहां पर हो जाएगा माइनस म्यू, और डीएम की जगह आपको लेना पड़ेगा एम बाय एल डीएक्स इंटू जी इंटू एक्स। ये है डी डब्ल्यू। ये जो वर्क डन मिला, ये वर्क डन सिर्फ छोटे से ये जो डीएक्स है इसके कारण मिला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये एक्स क्या है यहां पे? समझ पा रहे हैं ना? ये एक्स है। ये कहां कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? यहां से लेकर यहां तक, यही ना एक्स है। अरे टेबल के कॉर्नर पहुंच गया, आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे क्या? उसका तो फ्रिक्शन लगना ही बंद हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब पूरे का चाहिए तो क्या करते हैं इस सिचुएशन में? इंटीग्रेट करते हैं ना जी। तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। देयरफॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस म्यू। देखो इस सबको एक साथ कर दे रहा हूं, एम जी बाय एल और एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां पे आपको वेरिएबल कौन है? आंसर है एक्स डी एक्स। वेरिएबल कौन है? एक्स। समझ पा रहे हैं? उसका लिमिट लगाएंगे। बताओ एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा? जो लास्ट वाला पार्टिकल होगा उसका एक्स कितना? 0। और जो इधर वाला उसको कितना एक्स चलना पड़ेगा? 2l/3। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो वेरिएबल है हमारा एक्स, यानी कितना कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला चेन का जो लास्ट पार्टिकल होगा उसको तो 0 जाना पड़ेगा, और इधर वाले को कितना जाना पड़ेगा? यहां से यहां तक। ये पूरा लेंथ कितना है? 2l/3। क्लियर है ना? तो इसका लिमिट कहां से कहां तक बैठेगा? 0 से 2l/3। कहीं पे कोई दिक्कत? बस एक स्टेप बचा। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस ध्यान दीजिए। देखो डी डब्ल्यू का वर्क डन, डब्ल्यू जो आपको चाहिए इक्वल टू, ये सारा कांस्टेंट है, समझ आ रहा है? म्यू कांस्टेंट, कैपिटल एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, माइनस सब बाहर आ जाएगा। तो माइनस म्यू एम जी बाय एल कांस्टेंट, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स 0 से लेकर 2l/3। देखो यहां के बाद आपको लगेगा हाँ अब तो हो जाएगा सॉल्व। यहां तक आपको लगता पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इसका तो हो जाएगा ना, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सॉल्व कर देते हैं। माइनस म्यू एम जी बाय एल, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी? x²/2, और लिमिट 0 से लेकर 2l/3 हो गया माइनस म्यू एम जी बाय 2, और इंटू अपर लिमिट रखोगे x की जगह 2l। अच्छा ये 2 को ना मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, ठीक है? इंटू 2 कर दिया तो बचा सिर्फ x², x की जगह रख दिया 2l/3 इसका स्क्वायर, और माइनस x की वैल्यू 0 रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, तो लोअर लिमिट रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखिए कितना आसान हो गया, माइनस म्यू एम जी इंटू 4l² डिवाइडेड 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 से 4 कैंसल। तो मैं यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, वर्क डन का कितना आ गया? म्यू एम जी एल स्क्वायर है ना,
माइनस, देखो वर्क तो फ्रिक्शन का निगेटिव ही आएगा, म्यू एम जी एल स्क्वायर डिवाइडेड 9। देखो डीएम जो मास है, डीएम जो मास है कितनी दूर का मास है, डीएक्स लेंथ का ना, पूरा एल लेंथ का मास एम था। तो कभी भी ऐसा हो तो यूनिटी मेथड लगाते हैं, मुझे एल मास नहीं चाहिए, एल लेंथ नहीं चाहिए, मुझे एक लेंथ का चाहिए 1 मीटर का। तो 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा, एम बाय एल, समझ पा रहे हैं। जब 1 मीटर का मालूम है, बताओ 2 मीटर का कितना मास हो जाएगा, 2 इंटू इतना, 3 मीटर का 3 इंटू इतना, डीएक्स मीटर का डीएक्स इंटू इतना, वही तो किए, समझ पाए, है ना। ये डीएम, इसी का तो नाम डीएम रखे थे, डीएक्स लेंथ के मास का नाम ही तो डीएम रखे थे, हाँ ठीक है ना। देख लीजिए कहीं पे कोई मिस्टेक हो आपका। अच्छा ये एल है क्या, ओ ओ एल चलते चलते 2 बन गया, अच्छा तो उस समय बताना था ना भाई, ऐसा लग रहा है हम घर से लेकर आए। चलो मैं बोला ना आपसे भी बेकार मैथ मेरी। चलिए आ जाइए, तो देखो एक 2 तो बाहर आया, एक एल है भाई, सब ध्यान से देखें, एक तो ट्यूब है और एक एल है, ये 2 बाहर आया, एक एल है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पे नीचे थोड़ा चेंज हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तो रहेगा ही, और ये 2L भी है, ठीक है। अब कुछ कुछ कैंसिल होगा, ऊपर तो म्यू एम जी ठीक है, 4 ठीक है, एल स्क्वायर ठीक है, तो 2 से 4 कैंसिल तो हुआ, पर पूरा कैंसिल नहीं होगा, 2 बच जाएगा, और L से एल स्क्वायर का भी ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू तो कुछ बदलेगा, क्या बदलेगा, ऊपर बच जाएगा 2 म्यू एम जी एल, क्या बच गया, -2 म्यू एम जी एल, एल स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ ना, ठीक है। और नीचे बच गया 9, नीचे बच गया 9, देख लो। अच्छा म्यू का ना आपको वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन में म्यू का क्या दे रखा है, वैल्यू 0 पॉइंट, समझ पा रहे ना, कुछ कितना दिया है, 0.25, तो वैल्यू रख दो जो भी है, अब इसके बाद सॉल्व कर देना, म्यू का वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा।